Hello my dear students, welcome to our channel NCERT शिक्षक। I am प्रभावी मिश्रा। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। वो एक सर्टेन एज पर आने के बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि एक स्पेसिफिक एज पर आने के बाद रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, हम ये समझेंगे कि चाइल्ड एडल्ट कैसे बन जाता है। देखिए, बर्थ के बाद से ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, लेकिन अपनी लाइफ के 10 या 11 इयर्स क्रॉस कर लेने के बाद ग्रोथ बहुत ही रैपिडली देखने को मिलती है और बच्चे में उस टाइम हम कई सारे चेंजेस भी नोटिस कर सकते हैं। उस टाइम बच्चा ना तो चाइल्ड होता है और ना तो वो एडल्ट यानी वयस्क होता है। उस टाइम पे उसे एडोलसेंट कहते हैं यानी किशोर कहते हैं। इस टाइम पे बच्चे के अंदर कई सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, मॉरल डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं। और ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, ये एक पूरी तरीके से नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। हर एक पर्सन की लाइफ में ये ग्रोथ का फेज आता है। तो चलिए आइए आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में समझते हैं। ये जो नोट्स हैं ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे, तो इसीलिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऐसे ही आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। नोट्स बना लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एडोलसेंस क्या होता है। ठीक है, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज एडोलसेंस। ठीक है, ये लाइफ का ऐसा फेज होता है, ऐसा पीरियड होता है जब बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। और ना सिर्फ बॉडी में, हमारे माइंड में भी, मतलब जो हमारी मॉरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, अभी हमने बताया ना, कई सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं। बच्चे में, एक चाइल्ड में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो एडोलसेंट बन जाता है। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाते हैं। इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो एडोलसेंट वाली एज है ये लगभग 11 साल के बाद से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और लगभग 18 से 19 साल तक चलती है। बेटा, जो गर्ल्स होती हैं उनमें ये एज बॉयज की अपेक्षा थोड़ा 1-2 साल पहले स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एडोलसेंस को समझाने के लिए एक लाइन डायग्राम बनाया है। ये जो एडोलसेंस होती है, ठीक है, ये चाइल्डहुड और एडल्ट, मतलब जो बाल्यावस्था होती है और जो एक वयस्क होता है, ठीक है, उसके बीच की जो फेज होती है। जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, उसके एडल्ट बनने की प्रोसेस में जितने भी चेंजेस आते हैं वही वो एडोलसेंस वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के, एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच वाली स्टेज होती है। ठीक है, एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। ये जो एडोलसेंट होते हैं, जो एडोलसेंस वाली यानी जो किशोर होते हैं, उन्हें टीनेजर्स भी कहते हैं। अब बेटा देखिए, टीनेजर्स क्यों कहते हैं, मैंने क्या बताया, 11 से लगभग शुरू होती है। तो अगर 11 और 12 को छोड़ दीजिए तो 13, ठीक है, 13, 14, 15 ऐसे करके 18, 19, तो लास्ट में टीन आ रहा है ना, ईन आ रहा है, तो इसीलिए इन्हें टीनेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वही टीन वाली एज होती है, टीन एज, इसे टीन एज भी कहते हैं एडोलसेंस को। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज। अभी मैंने आपको बताया कि गर्ल्स में एडोलसेंस वाली फेज जल्दी स्टार्ट हो जाती है बॉयज की अपेक्षा। अब देखते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। इट इज द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। इट कॉजेज फिजिकल चेंजेस। देखिए, प्यूबर्टी जो होती है ये ऐसा टाइम होता है जब कोई भी गर्ल या बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो वही वाली जो फेज होती है उसे प्यूबर्टी कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जनरली अगर एक जनरल टर्म्स में ले लिया जाए तो गर्ल्स में प्यूबर्टी होती है 10 to 14 ईयर्स। ठीक है, आपको अलग अलग जगहों पे इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, आगे पीछे मिलेगा, लेकिन एक मैंने एवरेज बताया। ठीक है, और बॉयज में होती है लगभग 12 से 16 सालों के बीच। ठीक है, तो प्यूबर्टी तब खत्म होती है जब वो गर्ल या बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है। प्यूबर्टी एंड्स
When an adolescent reaches the reproductive maturity, प्यूबर्टी तब खत्म होती है जब वो एडोलसेंट यानी जो किशोर होता है वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी गेन कर लेता है। तो देखिए ये प्यूबर्टी वाली एज है ये एडोलसेंस के ही अंतर्गत आ रही है ना। एडोलसेंस में देखिए कई सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो इस एडोलसेंस के अंतर्गत मॉरल, मेंटल, साइकोलॉजिकल ये सारे के सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं। लेकिन प्यूबर्टी एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया है कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी लाने के लिए जो भी चेंजेस होते हैं वो प्यूबर्टी वाली एज में हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो फर्स्ट चेंज जो हमें देखने को मिलता है दैट इज इंक्रीज इन हाइट। एडोलसेंस वाली एज में पहुंचते हैं बच्चे तो एक सडन इंक्रीज देखने को मिलता है उनकी हाइट में, ठीक है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। जो हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे कि लेग्स की बोन्स, हैंड की बोन्स, उनमें तेजी से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अब जब ये बोन्स बढ़ती हैं तो इसीलिए जो बच्चा होता है वो टॉल दिखने लगता है, ठीक है। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये आपकी बुक में टेबल बनी हुई है। देखिए हाइट में डिफरेंट एजेस पे जो बॉयज की या गर्ल्स की जो हाइट होती है उसमें एवरेज ग्रोथ दिखाई गई है परसेंटेज में। अब देखिए जैसे कि इसमें एज में दिया है 8 साल, ठीक है। 8 साल की उम्र में जो बॉयज की हाइट होती है उनकी टोटल हाइट का लगभग 72% हाइट वो गेन कर लेते हैं, और जो गर्ल्स की टोटल हाइट जो 100% जो हाइट होगी जा करके तो उसका वो 77% हाइट गेन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दिया हुआ है 9 ईयर के जब वो होंगे तब कितना परसेंटेज वो गेन कर लेंगे। ये एक एवरेज है, ठीक है। ये डेटा वेरी भी कर सकता है, इसमें वेरिएशंस होते हैं। आपको इस टेबल से ये पता लग रहा होगा कि शुरू में देखिए गर्ल्स की हाइट तेजी से बढ़ रही है ना। शुरू में बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स की ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 साल में बॉयज अपनी टोटल हाइट का 72% ही गेन कर रहे हैं जबकि गर्ल्स 77% गेन कर ले रही हैं। 9 ईयर में भी आप देखिए बॉयज 75% ही गेन कर पा रहे हैं जबकि गर्ल्स 81% गेन कर ले रही हैं। तो स्टार्टिंग में गर्ल्स की जो हाइट होती है वो बॉयज की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में बॉयज की हाइट भी तेजी से बढ़ती है और जब वो 18 ईयर्स के होते हैं तो लगभग दोनों की हाइट अपनी टोटल हाइट जितनी उनकी होगी वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है एवरेज। उसके बाद अगर बढ़ती है तो बहुत ही थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि 18 ईयर की एज में गर्ल्स और बॉयज अपनी टोटल हाइट गेन कर लेते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको दिया है कि अगर आपको किसी भी बच्चे की फुल हाइट को कैलकुलेट करना हो सेंटीमीटर्स में तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्रेजेंट हाइट, जितनी भी बच्चे की प्रेजेंट हाइट हो सेंटीमीटर्स में, वो आपको लिखनी है अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, ठीक है, इनटू 100। उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बॉय 9 ईयर्स का है, ठीक है, और उसकी प्रेजेंट हाइट है 120 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे करे दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए 9 ईयर का बच्चा है, लड़का है, ठीक है, और उसकी 120 सेंटीमीटर हाइट है प्रेजेंट। और आपकी बुक में अभी जो आपने टेबल देखी तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि 9 ईयर की एज में जो बॉयज की हाइट होती है वो अपनी टोटल हाइट का 75% गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपॉन में यहाँ पे 75 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब आप कर सकते हैं इसको। 5 2 10, ठीक है। अब आप 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बॉय 18 इयर्स का होगा तो उसकी जो हाइट होगी वो लगभग कितनी होगी 160 सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है। अब देखिए अभी हमने जो टेबल देखी थी उसी टेबल के डेटा का यूज करके यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया गया है, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस पे एज ली गई है ईयर्स में और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट लिया गया है। तो इस ग्राफ में ये जो ये पिंक वाली लाइन है
ये दिखा रही है बॉयज की हाइट, ठीक है। और ये जो ये ब्लू वाली है, ब्लूइश सी है, ये गर्ल्स की हाइट दिखा रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गर्ल्स की हाइट स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ रही है बॉयज की अपेक्षा, लेकिन 18 इयर्स की एज में जब वो पहुंचते हैं तो दोनों ही अपनी फुल हाइट गेन कर लेते हैं, है ना। आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, जो आपने अभी टेबल देखी तो उसमें एक एवरेज लिया गया है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ की रेट सब में वेरी करती है। कुछ लोग हैं अचानक से तेजी से बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं। और बॉडी के सारे पार्ट्स सेम रेट पे नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर हैंड्स और लेग्स बढ़ रहे हैं तो फेस भी उसी रेट में ग्रो करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी एडोलसेंस में हाथ और पैर तेजी से बढ़ जाते हैं, लेकिन अदर पार्ट्स जैसे कि फेस, मैंने अभी आपको बताया, उनकी अपेक्षा छोटा लगता है। लेकिन धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, ठीक है। 18 इयर्स तक पहुंचने तक सारे पार्ट्स की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो एक प्रोपोर्शन में आ जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इससे आप अपने क्लासमेट्स की भी फुल हाइट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए, जो हाइट होती है, बच्चा कितना लंबा होगा, ये चीज पेरेंट्स से मिले हुए जीन पर डिपेंड करती है, मदर और फादर की हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ वाले जो ईयर्स होते हैं उसमें प्रॉपर डाइट और हेल्दी फूड लेना बहुत ही जरूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, तो हमारी जो बोन्स हैं, वो मसल्स हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है। उन्हें जब नरिशमेंट मिलेगा तो प्रॉपर ग्रोथ होगी। अब देखिए, जो नेक्स्ट चेंज है वो है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में अलग अलग डिफरेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है। इन बॉयज द शोल्डर बिकम्स ब्रॉड, चेस्ट वाइडेंस। जो बॉयज होते हैं उनके शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट वाइड हो जाता है। वाइल इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। गर्ल्स में जबकि वेस्ट के बिलो वाला रीजन वाइड हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। बॉयज में गर्ल्स की अपेक्षा जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करती हैं, ठीक है, वो ज्यादा वाइड हो जाती है। अब जैसे कि बाइसेप्स की मसल्स हैं, है ना, तो ये डिफरेंट चेंजेस आते हैं बॉडी शेप में। अब देखते हैं नेक्स्ट चेंज, ठीक है, वो है वॉइस चेंज। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स को ही लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स लैरिंग्स, लय से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, लय, लैरिंग्स। जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लैरिंग्स कहते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं उनके जो वॉइस बॉक्स होता है उसको साइरिंग्स कहते हैं, साइरिंग्स। कुछ बर्ड्स सिंग करती है ना, तो आप वैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। प्यूबर्टी के टाइम पे जो ये वॉइस बॉक्स होता है ये ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और बॉयज में जो वॉइस बॉक्स होता है वो लार्ज हो जाता है, बॉयज में ज्यादा ग्रो कर जाता है, गर्ल्स में इतना ग्रो नहीं करता है। गर्ल्स का वॉइस बॉक्स जो होता है वो स्मॉल होता है बॉयज की अपेक्षा। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. जो boys का voice box होता है वो गर्ल्स की अपेक्षा, मैंने बताया, ज्यादा ग्रो कर जाता है, तो वो बाहर से ही आप देख सकते हैं। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है उभरा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट गले में आपको दिखाई देता है जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज भारी होती है गर्ल्स की अपेक्षा। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ये उभरा हुआ भाग है, ठीक है, ये उभरा हुआ भाग ये एडम्स एप्पल है, इसमें आप ये देख सकते हैं। ये वॉइस बॉक्स है, यही ग्रो कर जाता है और जो गले के ऊपर से भी ऐसे बाहर से भी उभरा हुआ दिखाई देता है, इसी को ही हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये बॉयज में दिखाई देता है आपको, गर्ल्स में स्मॉल वॉइस बॉक्स होता है, इसीलिए गर्ल्स में आपको नहीं दिखाई देगा। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। जनरली ये एक जनरल बताया गया है, मतलब हमेशा ही ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, ठीक है, हाई पिच्ड यानी कि पतली वॉइस होती है।
और वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, जबकि बॉयज की जो वॉइस होती है वो डीप होती है, वो थोड़ी सी भारी होती है। कुछ एडोलसेंट बॉयज में ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की मसल्स ज्यादा ही ग्रो हो जाती हैं। अब जिनमें ज्यादा मसल्स ग्रो हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ वीक्स के लिए उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही भारी सी, बहुत मतलब थोड़ी सी खराब सी हो जाती है। लेकिन वो कुछ हफ्तों के बाद में अपने आप ही, कुछ हफ्तों के बाद या फिर महीने के बाद में अपने आप ही वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, आप अपनी क्लास में भी बॉयज की वॉइस में थोड़ा सा चेंजेस नोटिस कर पा रहे होंगे, तो वो वॉइस बॉक्स के ग्रो करने की वजह से होता है। देखिए अगला चेंज है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। बेटा सेबेसियस का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स मीन्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। मैनी यंग पीपल, हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन के अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेसियस यानी ऑयल ग्लैंड्स है। तो ये जो ये ग्लैंड्स होती हैं इनका जो सिक्रीशन होता है वो प्यूबर्टी के टाइम में काफी बढ़ जाता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। इसी वजह से जो ये वाला फेज होती है प्यूबर्टी वाली, इस टाइम कई सारे बच्चों में एक्ने और पिंपल्स फेस पे आ जाते हैं, लेकिन वो एक एज के बाद में ठीक हो जाते हैं। अगर आप ध्यान रखते हैं, ज्यादा पसीना नहीं जमा होने देते हैं फेस पे, साफ सफाई रखते हैं, तो वो अपनी एक एज के बाद में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जनरली जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। बेटा देखिए यहाँ पे एक और टाइप होता है जिसे हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन का भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करती है। जैसे कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियाज होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। लेकिन आप ये जो थर्ड टाइप है इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी आपकी क्लास में है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब समझते हैं कि एंडोक्राइन क्या होता है। एंडो, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आया है एंडो। एंडो का मतलब अंदर। ग्लैंड्स विच रिलीज हॉर्मोन्स, ठीक है, ये वाली ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। ये वाली जो ग्लैंड्स होती हैं सीधा ब्लड के अंदर ही अपना हॉर्मोन्स रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एंडो माने अंदर, ये ब्लड के अंदर ही अपना हार्मोन रिलीज कर देती हैं। ठीक है, तो इनको जो पाइप, जो छोटे, जो बहुत पतले पतले से जो बॉडी में पाइप या जो डक्ट जिन्हें कहते हैं, जो नलियां होती हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ये मैंने क्रॉस इसीलिए लगाया क्योंकि इनमें डक्ट नहीं पाई जाती, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सीधा ब्लड में ही हार्मोन को रिलीज कर दे रही है, तो इनको डक्ट की नीड है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने एक यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जाम्पल लिख दिया। मैं अभी आगे आपको कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताऊंगी। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, ये अपना सिक्रीशन, जैसे होता है ना कि अगर हमें घर से बाहर पानी निकालना है तो हम क्या करते हैं? पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं ना, छोटी छोटी नलियों का या पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स। ये जो ये वाली ग्लैंड्स हैं ये डक्ट के थ्रू, डक्ट का मतलब होता है नलियां। ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली नलियां, आप इसको पाइप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इनमें जो होती है, जो ये वाली ग्लैंड्स होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज करती हैं। ठीक है, ये डक्ट में अपना सिक्रीशन रिलीज कर देंगे और डक्ट के ही थ्रू वो पहुंच जाता है उसे जहां भी जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए आप डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। जो एंडोक्राइन था उसमें डक्ट की जरूरत नहीं थी, वो सीधा ब्लड में रिलीज कर रही थी। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन है उन्हें डक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, और भी कई सारी होती हैं। फिफ्थ चेंज है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी। मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पीनस develop completely. The testes also begin to produce sperms. प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। ठीक, और जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो प्यूबर्टी के टाइम एनलार्ज हो जाती हैं
और एग्स मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल होती हैं उनमें जितने भी ओवा हैं या जितने भी एग्स हैं वो सब बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, बर्थ के बाद एक भी एग नहीं बनता है। ठीक है, ये है कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद से वो एक एक मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग। जो ओवरीज होती हैं वो हर महीने एक ओवरी से एक एग मेच्योर होकर के रिलीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चेंज है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चेंज है जो इस पीरियड में आता है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि ये मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था स्टार्टिंग में प्यूबर्टी और एडोलसेंस में। प्यूबर्टी स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने तक वाली स्टेज को कहते हैं, और एडोलसेंस जितने भी चेंजेस होते हैं मैंने आपको बताया था मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मॉरल, तो ये सारी चीजें। लेकिन इसको इसीलिए प्यूबर्टी में रखा गया है क्योंकि इनकी स्टार्टिंग, इन चेंजेस की स्टार्टिंग हो जाती है प्यूबर्टी वाली एज से। ठीक है, इसीलिए इसको प्यूबर्टी के चेंजेस के अंडर में ही रख दिया गया है। एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। जो भी पर्सन होते हैं उनके जो सोचने का जो तरीका होता है वो इस एज में चेंज होने लगता है। देखिए जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो मोस्टली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ज्यादातर अपनी चीजों में ही इन्वॉल्व रहने वाले, अपने खिलौनों में, ठीक है, और अपने में ही इन्वॉल्व रहते हैं। उनका एक अपना अलग तरीका होता है। लेकिन जब एडोलसेंस वाली एज पर बच्चा पहुंचता है तब जो उसकी वे ऑफ थिंकिंग होती है वो ब्रॉड लेवल की हो जाती है। ठीक है, अब वो अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी और जो और भी इमोशनल चेंजेस आते हैं तो वो सोसाइटी, कम्युनिटी, उनके बेनिफिट के बारे में, राइट्स के बारे में, इन सारी चीजों के भी बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज पर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये ऐसा है कैसे। ठीक है, और इसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो ये चीज सही और गलत वाली चीजें भी सोचने लग जाते हैं। तो इमोशनली भी उनकी थिंकिंग डेवलप होने लगती है। और जब किसी भी चीज के या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर हम सोचते हैं एनालिटिक तरीके से, ठीक है, और लॉजिकल वे में सोचते हैं तो मेंटल डेवलपमेंट भी होता है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। इट इज द टाइम व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एडोलसेंस ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे के माइंड की जो सीखने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। हालांकि बच्चे की जो सीखने की क्षमता या जो माइंड की कैपेसिटी होती है वो जो बचपन वाला जो 5 to 6 इयर्स वाली फेज होती है, ठीक है, 1 से 5 to 6 इयर्स, उसमें बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो ये दिया है, यहाँ पे ये डिफरेंट कैपेसिटी की बात की जा रही है। जो सोसाइटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन्हें सोचना या लॉजिकल वे में सोचना, ये वाली जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो इस वाली फेज में सबसे ज्यादा होती है। कई बार बच्चे इन सारे बॉडी में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस को लेकर परेशान हो जाते हैं और बहुत इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। बट बेटा इसमें जरा भी परेशान होने या इनसिक्योर फील करने की कोई नीड नहीं है। ये सारे के सारे चेंजेस होना नॉर्मल है। ठीक है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर किसी की लाइफ में ग्रोथ का ये फेज आता ही है। हर व्यक्ति को मैच्योर होने, ग्रो अप होने, समझदार होने के लिए इन सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और प्यूबर्टी एंड होने तक सब नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट चेंजेस होते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल क्यों कहा गया इन कैरेक्टर्स को? बेटा इन कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो गर्ल्स को बॉयज से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज में आप देख करके पहचान सकते हैं। तो इसीलिए इन कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है। बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। बॉयज में फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक मुस्टैचेस, बियर्ड। बॉयज डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट।
ठीक है। इन बोथ हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइस और द प्यूबिक रीजन। तो मीन्स हेयर की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस हमने पढ़े कि प्यूबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। अब देखिए प्यूबर्टी के टाइम में होने वाले चेंजेस को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब ऐसी क्या चीज है जो हमारी बॉडी में ये चेंजेस लाती है या इन चेंजेस को कंट्रोल करती है। आइए देखते हैं क्या है। द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के टाइम, वो सारे के सारे चेंजेस हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और अभी हम जब पढ़ रहे थे ग्लैंड्स के, मैंने 2 टाइप्स बताए थे, वहां पे भी हार्मोन टर्म का यूज आया था, है ना। तो वो हार्मोन किससे सिक्रीट हो रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, मैंने लिखा था एंडोक्राइन ग्लैंड से, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, these are the chemical substances secreted from the endocrine glands। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ सिक्रीट किए जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और फिर वो ब्लड के ही थ्रू जहां भी उन हार्मोन को काम करना होता है वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, बेटा ये आप लिख लीजिए, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये टेस्टिस से रिलीज होता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ना मेल्स में, तो प्यूबर्टी के टाइम टेस्टिस से ये टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ना। और यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टेस्टिस है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। इन गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। जो गर्ल्स होती हैं उनमें ओवरीज, तो यहाँ पे देखिए ओवरीज से सिक्रीट हो रहा है। इन गर्ल्स ओवरीज प्रोड्यूस करने लगती है, इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये ओवरी भी क्या हो गई, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, ठीक है। तो ये टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, और ओवरीज एस्ट्रोजन मीन्स फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। अब देखिए ये एस्ट्रोजन है या ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, अभी हम जो भी चेंजेस पढ़ रहे थे, बॉयज में जो चेंजेस आ रहे थे वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आ रहे थे, और जो गर्ल्स में आ रहे हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, जिन्हें मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, जिन्हें मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, वो डेवलप होती हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। अब देखिए जो भी ये चेंजेस हो रहे थे वो किसकी वजह से हो रहे थे, वो हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे थे। और ये जो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे जो टेस्टिस से सिक्रीट हो रहा है या जो ओवरीज से सिक्रीट हो रहा है, तो इनका सिक्रीशन भी एक दूसरा हार्मोन कंट्रोल करता है। और जो इन हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे ब्रेन में होती है। आपको ये चीज समझ में आई, यानी कि देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये कहाँ पे होती है, ब्रेन में, ठीक। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कई सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ठीक है। और वो हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं, अभी मैं इसको आसान भाषा में समझा दूंगी। जो अदर ग्लैंड्स हैं लाइक टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड, एड्रिनल, ठीक है, तो इनको ये कंट्रोल करता है। ये जो ये हार्मोन्स हैं, कई सारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ये
इन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं और इनको सिग्नल भेजते हैं, जिससे ये ग्लैंड्स भी अपना हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और वो हार्मोन जहां भी उसको वर्क करना होता है वहां पे वर्क करता है। अब देखिए, आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए आप कि ये पिताजी हैं। ठीक है, अब घर में जैसे कि कोई घर है, उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो ये पिताजी, सबसे पहले पिताजी ही राय देंगे, है ना। किसका ऑर्डर माना जाता है घर में? पिताजी का। तो ये सब समझ लीजिए पिताजी के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे पिताजी जब राय देंगे, पिताजी जब इनसे कहेंगे, आदेश देंगे, हार्मोन ये समझ लीजिए आदेश है। ठीक है, पिताजी ने आदेश दिया, तब ये जो ये बच्चे हैं ये अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तब ये आगे काम करते हैं। तो इन सारी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इन्हें ये ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, इनसे जो हार्मोन रिलीज होगा वो इन ग्लैंड्स को प्रेरित करता है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, है ना। यही तो हम लोगों ने समझा है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, पिताजी से भी बड़े कौन होते हैं? दादाजी, है ना। तो पिताजी को भी कौन कंट्रोल करता है? दादाजी। तो इसी तरीके से ये जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए इसके भी ऊपर पिताजी के भी पिताजी बैठे हैं, मीन्स हाइपोथैलेमस। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स अदर ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और इनको स्टिमुलेट करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, तभी ये ग्लैंड्स, जब ये वाले हार्मोन्स आकर के इनको सिग्नल भेजेंगे, तब ये वाली ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हार्मोन का रोल क्या होता है। हमें पता है कि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम के ही थ्रू, यानी ब्लड तो फ्लो होता रहता है ना पूरी बॉडी में, तो जहां पे भी उस हार्मोन का काम है वहां तक कौन पहुंचाता है उसे? ब्लड। ठीक है, ब्लड ही उस पार्ट तक पहुंचा देगा। तो वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहां पे हार्मोन को एक्ट करना होता है उसे ही टारगेट साइट कहते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहां पे भी उस हार्मोन को रिएक्ट करना है उसे ही हम टारगेट साइट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है सेक्स हार्मोन्स का। ठीक है, तो देखिए, हमें पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, और ओवरीज क्या सिक्रीट करती हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, और यही होते हैं सेक्स हार्मोन्स। ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये सेक्स हार्मोन्स किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? हमने अभी क्या पढ़ा था? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है, उसी की वजह से टेस्टिस और ओवरीज अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था, है ना। ये देखिए, आपकी बुक में ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं या टारगेट साइट क्या होती है। सबसे पहले क्या होगा? हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट। सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेगी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर रिएक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन सिक्रीट किया, उसने जाकर के क्या किया? टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, किस लिए? जिससे टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करने लगे मेल्स में, और ओवरीज फीमेल्स में एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगे। यही तो सेक्स हार्मोन्स है ना। तो सबसे पहले पिट्यूटरी का हार्मोन आया, उसने टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट किया। ठीक है, और मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हुआ, और फीमेल्स में ओवरीज ने एस्ट्रोजन रिलीज किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो हार्मोन कहाँ रिलीज हो गया? ब्लड स्ट्रीम में, है ना। और वो हार्मोन फिर वहां पहुंच जाएगा जहां पे भी जिस भी ऑर्गन पे उसे एक्ट करना होगा। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि जिस ऑर्गन पे उसे रिएक्ट करना होता है, जिस भी सेल पे उसे रिएक्ट करना होता है, वो होती है उस हार्मोन की टारगेट साइट। फिर क्या होता है? स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब ये सेक्स हार्मोन्स का हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे ना। तो
अब जैसे वो हार्मोन अपनी टारगेट साइट पे पहुंच गया है, फिर वो कई सारे चेंजेस उस जगह पे, उस ऑर्गन पे या उस बॉडी पार्ट में कई सारे चेंजेस करेगा, ठीक है। और वही वो चेंजेस वो होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हार्मोन एक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को ही अगर आप बहुत इजी वे में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये पिट्यूटरी, ठीक है, इसने हार्मोन रिलीज किया, ठीक है। और इस हार्मोन ने जाकर के, देखिए इधर मैं मेल का बना रही हूं और इधर फीमेल का, ठीक है। मेल में टेस्टिस को स्टिमुलेट कर दिया, इस हार्मोन ने टेस्टिस को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। और फीमेल्स में ओवरीज को स्टिमुलेट कर दिया, यहाँ पे स्टिमुलेटेड आप चाहो तो लिख सकते हो। टेस्टिस ने क्या सिक्रीट किया, टेस्टोस्टेरॉन, ये क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और ओवरीज ने क्या सिक्रीट किया, एस्ट्रोजन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। इस हार्मोन को जिस भी सेल पे या जिस भी बॉडी पार्ट पे रिएक्ट करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, वहीं पे ये चला जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, टारगेट साइट। टारगेट साइट में ये क्या करेगा, स्टिमुलेट चेंजेस, ठीक है। अब क्योंकि ये सेक्स हार्मोन है ना, ये सेक्स हार्मोन है, तो ये जो चेंजेस, ये प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस को स्टिमुलेट करेगा। इधर भी सेम है, ये एस्ट्रोजन भी जाकर टारगेट साइट पे या टारगेट ऑर्गन पे रिएक्ट करेगा और वहां पे कई सारे चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है। बेटा इस वाली हेडिंग में लिखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी तो आपको ये फील होगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्यूबर्टी फेज से रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम चलती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलती है, तो हम ये पढ़ेंगे। देखिए, एडोलसेंट्स रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं जब उनमें टेस्टिस या ओवरीज गैमीट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये हमने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था, है ना। मेल्स में गैमीट्स के मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन की कैपेसिटी फीमेल्स की अपेक्षा ज्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज देखते हैं क्या हो। ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ में किस पीरियड तक या कब तक चलती है, आइए देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, मेल्स में ये थोड़े ज्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है, फीमेल्स की अपेक्षा। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins at puberty 10 to 12 years of age and lasts till the age of approximately 45 to 50 years। देखिए, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज, मेल और फीमेल दोनों में प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रही थी, है ना, जो कि 10 से 12 साल के आसपास का टाइम होता है। लेकिन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज कब खत्म होती है, 45 से लेकर के 50 इयर्स के बीच में, ठीक है। अलग अलग फीमेल्स में वेरिएशंस होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 इयर्स के बीच में ही उनकी रिप्रोडक्टिव फेज एंड होती है, ठीक है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो वन पेयर ओवरी होती है ना, 2 ओवरीज होती हैं, तो उनमें से हर महीने यानी 28 to 30 डेज के अंदर किसी भी एक ओवरी से एक ओवम मैच्योर होता है, ठीक है, और वो रिलीज होता है ना। हर 30 दिन में एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है, यही तो हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग इफ इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो जो जाइगोट बन रहा था वो जाइगोट डिवाइड हो रहा था, है ना। और जब वो एम्ब्रियो बन जा रहा था तो वो एम्ब्रियो जाकर के जो मदर होती है, मदर की यूटरस की वॉल में जाकर के अटैच हो जा रहा था, है ना, एम्बेडेड हो जा रहा था और वहीं पे उसका डेवलपमेंट हो रहा था, है ना। यही चीज तो हमने पढ़ी थी। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अगर
फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो मदर होती है उसकी जो यूटेरस की जो गर्भाशय की वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। वो थिक होना शुरू होती है, अपने आप को वो मेंटेन करती है उस एग को, वो फर्टिलाइज्ड एग यानी जो जाइगोट जो अब एम्ब्रियो बन गया है उसे रिसीव करने के लिए, है ना, क्योंकि वो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो गर्भाशय की वॉल होती है उसी पर ही होता है, ठीक। तो अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो जो यूटेरस की जो वॉल होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और यही प्रेगनेंसी कॉज करता है। अब देखिए, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are shed off। अब देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एग रिलीज हुआ था वो और जो यूटेरस की लाइनिंग जो थिक हो गई थी वो अपनी ब्लड वेसल्स के साथ में शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वीमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब जब वो रिलीज्ड एग और यूटेरस की जो वॉल थिक हुई थी वो अपनी ब्लड वेसल्स के साथ में शेड ऑफ होती है तो वो ब्लीडिंग कॉज करती है और जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। इट अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये वही 28 to 30 डेज में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मीनाकी। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग कब होती है, प्यूबर्टी से, ठीक है। तो उसी टाइम पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसे मीनाकी कहते हैं, ठीक है। एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। अभी हमने आपको बताया था कि 45 to 50 years पे जो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो एंड होती है, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी टाइम पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज होता है उसे मीनोपॉज कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव फेज की एंडिंग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इस साइकिल में मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसका ब्रेकडाउन, ये सारे के सारे प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझा। इसके आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये चैप्टर समझ आ रहा हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।